Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mavish Rizvi, serving as trainer and head ESF at Southern Executive Development Center. I welcome you all on this platform of online studies. आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 16 और आज हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इस लेक्चर में बहुत सारे वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ चुके हुए और ये एक रिवीजन लेक्चर है। हम इसको ओवरव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में थोड़े से टॉपिक्स आज हम रिवाइज करेंगे और थोड़े से टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। इसलिए आज के लेक्चर को आपने गौर से सुनना है और उसकी नोट्स टेकिंग करें। बहुत अच्छा होगा कि आप साथ साथ नोट्स टेकिंग करते रहें, क्योंकि जब आप दोबारा से लेक्चर रिवाइज करेंगे हर टॉपिक का तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आई स्टार्ट विद मॉड्यूल नेम। हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, हमारा मॉड्यूल है M3 और उसका नाम है प्रोग्रेसिव माइंडसेट डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मोटिवेशन। मोटिवेशन इज अ पुश, जो कि आपको ये इसकी कोई प्रॉपर कोई भी डेफिनेशन नहीं है। मोटिवेशन इज अ फोर्स जो आपको कोई भी काम करने के लिए पुश करती है, चाहे वो आप हैं चाहे वो कोई और है। लेकिन मोटिवेशन होती है वो यू वर्सेस यू ही होती है। आपने अपना मुकाबला अपने आप से ही करना होता है। तो इसमें एक तो ये चीज़ कि आपने किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना एंड पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप कभी भी ये इंतज़ार नहीं करें कि मेरे लिए कोई आएगा और फिर वो मुझे मोटिवेट करेगा और उसके बाद मैंने कोई काम करना है। नहीं, आप अपनी मोटिवेशन खुद हैं, बिकॉज वी नो आवरसेल्फ बेटर, बजाय इसके कि हम किसी और से पूछें कि हम कैसे हैं। हमें हमारे बारे में पता होना चाहिए और मोस्टली हमें अपने बारे में पता भी होता है कि हम किस तरह की पर्सनालिटी हैं और हमें किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है या हम कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी। नंबर 1 इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन और नंबर 2 इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है जिसमें हम खुद से अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं, परफॉर्मिंग एन एक्शन और बिहेवियर बिकॉज यू एंजॉय द एक्टिविटी इटसेल्फ, जिसमें आपको खुद करने में मज़ा आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे यहाँ पे स्केच भी बना हुआ है, एक पिक्चर है। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप खुद मोटिवेट होकर खुद आप उसको करना, उस एक्टिविटी को करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप उस एक्टिविटी को करके सेटिस्फाइड होते हैं या फिर एंजॉय करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वही होती है जिसको करने के बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप करें परफॉर्म और आपको खुद से आप उसको एंजॉय करें, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि व्हेन यू आर इंटरनली मोटिवेटेड टू डू समथिंग। देन द सेकंड टाइप इज, लेकिन उससे पहले इंट्रिंसिक मोटिवेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े से वो रिवाइज कर लेते हैं हम। पहला जो बेनिफिट था वो ये था कि परसिस्टेंस रहते हैं। आपने कोई भी काम करना है उसके लिए आप द हायर अ पर्सन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड द ग्रेटर द पर्सनस परसिस्टेंस ऑन द टास्क, आप उसको कंटिन्यू बेसिस पे वो करते हैं। क्रिएटिविटी आपकी ज़्यादा होती है जब आप किसी भी टास्क को ऑब्वियसली खुद से परफॉर्म करना चाह रहे होंगे और आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो आप उसमें आइडियाज़ भी खुद से ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी उस टास्क में ज़्यादा होगी बिकॉज यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। थर्ड जो उसका बेनिफिट था वो ये था कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हाई क्वालिटी लर्निंग होगी। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट्स अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा एंड यू आर enjoying to perform that activity. जो लास्ट उसका बेनिफिट था वो था ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड वेल बीइंग, ग्रेटर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ग्रेटर सब्जेक्टिव वाइटैलिटी होगी, लेस एंजाइटी होगी, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपकी सेल्फ स्टीम ज़्यादा होगी इससे। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंटरनल एंड एक्सट्रिंसिक वर्ड से ही पता चल रहा है, तो वो एक्सटर्नली अगर आप किसी भी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं। बिहेवियर दैट इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड गिवन बाय अदर्स सच एज मनी, ग्रेड्स और प्रेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप समटाइम्स हम कोई भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हमें इसके बदले में इनाम मिलेगा, या फिर अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं
वो इसलिए कोई ना कोई अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, या तो उनको अवार्ड मिलना है या रिवॉर्ड मिलना है, या फिर उनका सैलरी इंक्रीमेंट लगना है, या फिर कोई कैश प्राइज मिलना है, या बोनस लग जाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें एक्सटर्नली मोटिवेट कर रही है। ये बहुत सारी वो चीज़ें, या फिर हमारी तारीफ होनी है, तारीफ भी इसी जुमरे में आती है कि हम एक्सटर्नली मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि हम ये किसी और की वजह से मोटिवेट हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस। सबसे पहली कोई भी हमने काम शुरू करना है, सबसे पहली बात यही होती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए। बिकॉज जब आपको आपके बारे में पता होगा, जब मुझे मेरे बारे में पता होगा, मैं कोई भी आगे काम करने के लिए अपने आप को इवैल्यूएट करूँगी, और मैं अपना सेल्फ असेसमेंट करने के बाद ये असेस करूँगी कि क्या मैं इसको कैसे परफॉर्म करूँ, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे पहले से मैयर करनी है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी। तो जब हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं, वो हम इसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं जब हमें हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होगा। लर्न टू प्रेज योर सेल्फ। अपने आप को कर्स करने की बजाय, अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है, अगर आपसे कोई कोताही भी हो गई है, तो स्टॉप कर्सिंग योर सेल्फ, इंस्टेड ऑफ कर्सिंग योर सेल्फ, प्रेज योर सेल्फ। नंबर 3 इज डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड एंड बिहेवियर का आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, CST जब आपने मॉड्यूल 2 पढ़ा है, उसमें एटीट्यूड का डायरेक्ट लिंक है बिहेवियर से, क्योंकि जो हम सोचते हैं दैट इज एटीट्यूड। कॉग्निटिव बिहेवियर है एटीट्यूड। तो जो हम सोच रहे होते हैं वो ही वैसे ही हम उसको बिहेव कर रहे होते हैं, या हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। रिएक्शन को आप कह सकते हैं कि वो बिहेवियर है। बिहेवियर नजर आने वाली चीज है जो कि हम देख सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड हमें नजर नहीं आता। जो कोई सोच रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो हम किसी के बिहेवियर से उसके एटीट्यूड को जज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि कोई बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, या इसका एटीट्यूड मेरे साथ किस तरह का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसके बिहेवियर से पता लगेगा। इसीलिए हमेशा जब हम ये कहते हैं ना कि अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचने का मतलब ये है कि हम बिहेव भी अच्छा करें ताकि हमारे एक्शंस ही वैसे हों। सो डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करना है। स्पेंड टाइम विद सपोर्टिव फ्रेंड्स। आपके ऐसे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए जो आपको ये कहें कि यार ये तो तुम कर ही नहीं सकते, या दिस इज इम्पॉसिबल, या आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको हर बात के लिए मोटिवेट करें, या इनकरेज करें, या सपोर्ट करें। उसके बाद हमने पढ़ा था पैसिव, असर्टिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव, इसको आगे पढ़ लेते हैं। रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस, इट इज रेन दैट ग्रो फ्लावर्स नॉट थंडर। अगर आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप मिसबिहेव कर रहे हैं, या आपका बिहेवियर सही नहीं है। आप अपने वर्ड्स रेज कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बात कड़वी बात भी कहना, या किसी के अगेंस्ट में ये नहीं कहूँगी, किसी के ऑपोजिट कोई बात करनी है जैसे कोई और उसको नहीं मानना, तो आप उस बात को भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट या कन्वे कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा था टेस्ट योर असर्टिवनेस। आप अपनी असर्टिवनेस कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड The art of saying no. Art of saying no is assertiveness। कि आपने अपनी कोई भी बात कम्युनिकेट करनी है, लेकिन आपने किसी को ना करना है या नो करना है, तो आपने उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली नो करना है, उस बगैर किसी बदतमीजी के या ऊंची आवाज़ में बात करे हुए, या बगैर कुछ नेगेटिव बोले हुए आप किसी को अच्छे से भी कोई बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे कॉलीग ने कहा कि आप मेरा ये टास्क कंप्लीट कर दें, या मुझे इसमें हेल्प कर दें। अगर तो मैं कहीं और बिजी हूँ और मैं ओवरबर्डन हूँ, तो मैं उनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करूँगी कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, या इस तरह से
नहीं, बल्कि आप उनको इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या मैं उनको इस तरह से कम्युनिकेट कर सकती हूँ कि मेरे पास ये टास्क है, जब मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू, अदरवाइज इस टाइम तक मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर आपकी ये डेडलाइन है तो आप इसको किसी और से, या मैं किसी और के पास रेफर कर दूंगी, या फिर आप खुद कर लें। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू कम्युनिकेट अगर आपने किसी को नो भी करना है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि आपने अपने राइट्स के बारे में भी बात करनी है और आप अपने किसी दूसरे को हर्ट भी ना करें। पैसिव एटीट्यूड, असर्टिव एटीट्यूड एंड एग्रेसिव एटीट्यूड में क्या होता है? एग्रेसिव एटीट्यूड ये होता है कि मैं जीतना चाहता हूँ। असर्टिव में ये होता है कि बोथ विन विन सिचुएशन होती है, कि आप किसी और को भी हर्ट नहीं करें और आप अपना भी जो भी काम है उसको प्रॉपरली डिस्टर्ब नहीं करें और प्रॉपरली कर लें। पैसिव क्या होता है? यू विन, अच्छा चलें ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं ठीक है, ये भी सही नहीं होता, कि उसमें आप कहीं ना कहीं अपना स्केड्यूल डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, या अपनी बहुत सारी चीज़ें साइड पे रखे किसी और का काम कर रहे होते हैं, जिसमें समटाइम्स हमें नुकसान हो रहा होता है। उसके बाद अगर आपने अपना असर्टिवनेस टेस्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करें ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपको गुस्सा आना, कि आपको लगता है कि आप चांसेस हैं, और वहाँ पे कंट्रोल करें, पेशेंस रखें। कोई आपकी फेवर में बात हो रही है और उसमें आप अच्छी बात करें, दैट इज़ नॉट असर्टिवनेस, या वो कूल मेंटेन करने वाली सिचुएशन नहीं है। कूल मेंटेन आप तब करते हैं, या अपने आप को तब ऐसे कह सकते हैं, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में जो आपको पसंद नहीं है या आपके अगेंस्ट बात हो रही है, तो आप अपनी असर्टिवनेस टेस्ट कर सकते हैं। कैन यू एक्सप्रेस नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट अदर पीपल एंड देयर बिहेवियर विदाउट यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज? इफ इट इज, तो यस, ये कंट्रोल्ड लैंग्वेज है। तो आप किसी के बारे में कोई बात करें, कोई आपको गाली दे के बात करे और आपने अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, आपने ये नहीं देखना कि वो गाली दे रहा है, आपने ये देखना है कि हु यू आर, आप किधर से बिलोंग करते हैं, बिकॉज वट एवर यू से दैट रिफ्लेक्ट्स योर बैकग्राउंड, दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। सेकेंड थिंग इज, आर यू एबल टू एक्सरसाइज एंड एक्सप्रेस योर स्ट्रेंथ्स? आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं क्या आप उसको बता सकते हैं? कैन यू इजीली रिकग्नाइज एंड कॉम्प्लीमेंट अदर पीपल अचीवमेंट? अगर ऐसा है तो येस, यू आर असर्टिव। अच्छा, उसके बाद हमने एक और भी चीज़ पढ़ी थी, 3 स्टेप्स ऑफ असर्टिवनेस। पॉइंट आउट द बिहेवियर, उसके बाद था स्टेट व्हाट यू नीड टू हैपन एंड एक्सप्लेन हाउ द बिहेवियर अफेक्ट्स यू। ये 3 स्टेप्स हैं आपके असर्टिवनेस के। चेंज योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन चेंज द वर्ल्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को बदलना चाहें या लोगों में तब्दीली लाना चाहें। अगर आपने तब्दीली लानी है अपने इर्द गिर्द के माहौल में, तो फर्स्ट चेंज योरसेल्फ। जो आपको पसंद नहीं है वो आप अपने अंदर रेक्टिफाई करें फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आई गेस आपको ये असर्टिवनेस वाला सारा क्लियर हो गया होगा। So assertiveness is, being assertive means being able to stand up for your own or other people's rights in a calm and positive way without being either aggressive or passively accepting wrong। हम अगर किसी गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, हम इस आर्ग्यूमेंट से बच जाएंगे या हम नहीं बोल सकते, वो कहते हैं ना कि ईमान का सबसे कमज़ोर स्टेप वो है जब आप किसी चीज़ को दिल में बुरा जाने। अगर आप ज़बान से रोकें किसी को, तो ये अच्छी बात है कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं और आप उसको रोकें, लेकिन अच्छे तरीके से, वेरी पॉजिटिवली और अच्छी एनर्जी के साथ एंड कामली, तो ये होता है असर्टिवनेस। और अगर आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो होता है पैसिव एटीट्यूड, जो कि गलत होता है। किसी भी गलत चीज़ को होते हुए गलत ना कहना, ये बहुत गलत चीज़ है। स्टेप्स टू बी असर्टिव, असर्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। उसके बाद वर्बल में रिलैक्स्ड वॉइस होनी चाहिए, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जिसमें हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ किए बगैर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज से, आई कॉन्टेक्ट से, फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर से। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आ जाती हैं। वर्बल में आपके वर्ड्स बहुत अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर वॉइस होनी चाहिए, डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ ना करें,
अगर जो दूसरे हैं उनका ओपिनियन भी लें। नॉन वर्बल में रिस्पेक्टिव वे में आप सुने, अगर कोई बात कर रहा है तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखें, ऐसे नहीं कि इग्नोर करें अगर आपको बात समझ नहीं आ रही या पसंद नहीं आ रही। क्लियर एक्सप्रेसिव इमोशंस होने चाहिए, रिलैक्स जेस्चर में बात करें एंड स्ट्रेट पॉस्चर। उसके बाद अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ असर्टिवनेस, ये इसी का ही पार्ट है, असर्टिवनेस का ही बेनिफिट्स हमने पढ़े थे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। असर्टिवनेस इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशनशिप, negotiate tasks and responsibilities or work together with other people in a variety of strengths। सबसे पहले help to communicate better, आप अच्छे से communicate कर सकते हैं अगर आप assertive हैं। आपको कॉन्फिडेंस आता है अगर आप assertive हैं, तो आपको पता है कि you are right और आपके पास बात है बोलने के लिए और पॉजिटिव वोकैबुलरी है, तो जब भी आप बात करेंगे आप कॉन्फिडेंटली ही बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है इससे। इंक्रीज अदर पीपल रिस्पेक्ट फॉर यू, आपके लिए भी रिस्पेक्ट होती है और जो लोग आपसे बात कर रहे होते हैं आपकी भी उनके दिल में रिस्पेक्ट होती है क्योंकि आप नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। हेल्प यू स्टे ट्रू टू योर बिलीव्स एंड गोल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इसी में ही डिफरेंस बिटवीन पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिवनेस। पैसिव एटीट्यूड मैंने पहले बताया कि आप किसी भी चीज़ को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, जो मर्जी हो रहा है आपके सामने आप कह रहे हैं ठीक है ओके, आप उसमें इंटरफेयर ही नहीं कर रहे, सही हो रहा है गलत हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव एटीट्यूड। और उसके बाद हमने पढ़ा था एग्रेसिव एटीट्यूड। एग्रेसिव एटीट्यूड ये होता है कि आपकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है किसी भी एक्टिविटी में, लेकिन आपकी नेगेटिव जेस्चर्स के साथ, या ऐसी सिचुएशन है जिसमें फॉर एग्जांपल कहीं पे लड़ाई हो रही है और आप वहाँ पे घुस गए रोकने के लिए और आप भी गालियाँ देना शुरू हो गए, आप भी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या आप भी नेगेटिव एटीट्यूड दे रहे हैं, तो फिर उसमें आपका कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं हो रहा। आप इसका मतलब है कि आप भी उस लड़ाई का पार्ट हैं, बेशक से आप रोक रहे हैं। एग्रेसिव एटीट्यूड भी गलत होता है। असर्टिवनेस या असर्टिव एटीट्यूड क्या होता है? दैट ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल, हैंडल एंड मेंटेन द सिचुएशन इन काम एंड पॉजिटिव वे। तो अडैप्ट असर्टिव एटीट्यूड, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या फिर आपने अपनी कोई बात करनी है या अपने राइट्स के बारे में बात करनी है या नो करना है, तो बात करें बट इन अ वेरी काम वे एंड यूज ऑलवेज पॉजिटिव वोकैबुलरी। असर्टिवनेस इज नॉट व्हाट यू डू, इट्स who you are, that reflects you, your personality, your background और आपकी तरबियत। तो हमेशा अपनी तरबियत पे हर्फ ना आए, इसीलिए चलें आप हमेशा यूज़ करें पॉजिटिव लैंग्वेज नेगेटिव सिचुएशन में। ये बात हो रही, नॉट ऑलवेज इन नेगेटिव सिचुएशन, लेकिन कोई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो आपके अगेंस्ट भी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स। टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स में एक तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट प्रेपरेशन। टेस्ट इज योर अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दैट यू हैव गॉट द नॉलेज एंड स्किल्स, सो ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट। कभी भी टेस्ट से घबराना नहीं है, वो किसी भी किस्म का चाहे टेस्ट है, चाहे वो आपका क्लास टेस्ट है, प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, ये सारे क्या होते हैं, ये टेस्ट होते हैं, ये रिटन टेस्ट है। Before start of preparation of an exam or project, it is important to be mentally and physically prepared. जब आप mentally and physically prepared नहीं होंगे और आपको कहा जाएगा कि कल आपका टेस्ट है, तो obviously आप वो उसके लिए तैयार नहीं है या आपकी प्रेपरेशन नहीं है, तो आप वो अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते चाहे आपका उसमें नॉलेज है। तो हमेशा अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करें। फिजिकली प्रिपेयर करने का मकसद ये है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, अपना ख्याल रखें। इट हेल्प्स टू लर्न हाउ टू effectively prepare for test and to develop good test taking skills or using memory strategies to enhance recall of important material। टेस्ट प्रेपरेशन स्किल्स की वजह से आपको ये भी पता चलता है कि कहाँ पे आपने किस तरह से क्या प्रिपेयर करना है और क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको आपने कितना टाइम देना है या बजट किस तरह से करना है टाइम को, और अपना सिलेबस किस तरह से बजट करना है या डिवाइड करना है। अच्छा, उसके बाद हमने इसी में पढ़ा था कि रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ करने हैं, किस तरह से रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना है। आपके पास बुक हो सकती है, वेबसाइट, इंटरनेट इज़ द बेस्ट थिंग। गूगल पे आपको हर चीज़ आजकल मिल जाती है, लाइब्रेरी पे आप जाएं, बुक्स मिल जाएंगी, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, न्यूज़पेपर इज़ द रिसोर्स,
जहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। एंड डिफरेंट फोरम्स जैसे CSS, NTS, CAT, IELTS, TOEFL एक्सेट्रा, ये वाले डिफरेंट फोरम्स हैं जहाँ पे आपको प्रेपरेशन का मौका मिल सकता है या आप प्रेपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप जब टेस्ट के लिए जा रहे हैं उससे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपके पास एडमिट कार्ड लाजमी होना चाहिए, और उस एडमिट कार्ड पे एक रूल, 2-3 रूल्स फॉलो करने हैं आपने कि आपकी फ़ी क्लियर है, आप अकाउंट से क्लियर हैं, आप एग्जामिनेशन से क्लियर हैं, आपके दोनों तरफ से साइन हुए हुए, एक कॉपी आपके पास है और जो एग्जामिनेशन कॉपी है वो उन्हीं के पास है। तो ये प्रोसीजर है जो आपने फॉलो करना होता है। इसी तरह से जब आप किसी CSS के लिए जाते हैं या NTS के लिए जाते हैं या IELTS के लिए जाते हैं, उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CNIC है, एप्लीकेशन फॉर्म्स है, फोटोग्राफ्स है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, आपका ईमेल, कॉन्टैक्ट, डोमिसाइल, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें आपको पहले से सबमिट करानी होती हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए। देन बजटिंग रिसोर्सेज, आपके पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। एक तो आपका टाइम, आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है, टाइम बजट करना है कि किस टाइम में मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट करना है या क्या टास्क कंप्लीट करना है। उसके बाद इंटरनेट बहुत अच्छा रिसोर्स है, उसको बजट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे बैठे हैं और उसके बाद स्क्रॉल किए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम इंटरनेट पे बैठते हैं तो बहुत सारी साइट्स खुल जाती हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स खुल जाते हैं। तो आपने उसमें ये नोटिस करना है कि क्या आप कहीं और अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं, उसके बाद आप, ऐसा होता है नॉर्मली जब हम फ़ोन उठाते हैं, लैपटॉप उठाते हैं, तो हम बहुत सारी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो वाली चीज़, मतलब ये कि आपने फोकस्ड रहना है जिस भी टॉपिक के बारे में, आपने उसको बजट करना है। बुक्स कौन सी हैं, स्टेशनरी, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अपनी टेस्ट से पहले। देन प्रायोरिटाइजेशन, कंपाइलेशन ऑफ नोट्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। आपकी नोट्स उस दिन नहीं बने हुए हो या एक रात पहले आपने नहीं कहना CR को कि मुझे नोट्स प्रोवाइड करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कि उस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जिसके हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे वो उसने अपने ओपिनियन या अपने दिमाग के मुताबिक लिखे होंगे, जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। सो हमेशा आपके पास नोट्स पहले से मौजूद होने चाहिए। रिव्यू पास असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, हमेशा असाइनमेंट्स एंड टेस्ट देखें, क्योंकि वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं जो भी पहले से टेस्ट में या फिर असाइनमेंट्स दी जाती होती हैं। उसके बाद रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए आपके। ये नहीं कि आज मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, कल मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, या फिर होता है ऐसे कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, जिसकी वजह से अगला वो एग्ज़ाम डे आ जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप एक रियलिस्टिक गोल, रियलिस्टिक अप्रोच करें कि आज के दिन में मैंने इतना प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, और आप कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं नॉलेज को। बैलेंस स्टडी एंड अदर वर्क, आप ऑब्वियसली पूरा दिन स्टडी नहीं कर सकता, कोई भी एक फिक्स टाइम होता है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं। सुबह, दोपहर में थोड़ा सा टाइम और फिर शाम में। सारा दिन नहीं हो सकता, या 24 आवर्स या 12 आवर्स कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो आपने जो दरमियान में अपने जो टास्क हैं आपके करने वाले, उनको और स्टडीज़ को अलग अलग रखना है और उसको मिक्स नहीं करना और बैलेंस करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। स्टेशनरी क्या लेके जानी है, अब जैसे स्टैट्स का पेपर था एक बच्चे का और उसके पास कैलकुलेटर नहीं था, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर एक्सचेंज करने की या फिर शेयर करने की परमिशन नहीं होती। मेक श्योर कि आपके पास वो सारी स्टेशनरी है जो यूज़ होगी ड्यूरिंग दी एग्ज़ाम, और आपका उतना नॉलेज है या नहीं है जितना आपका सिलेबस है। स्टडी हैबिट्स भी डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि टेस्ट प्रिपरेशन स्किल का सबसे जो बड़ा डायलेमा है वो ये है कि हमारी स्टडी हैबिट्स प्रॉपर नहीं होती। चूज स्पेसिफिक टाइम टू स्टडी, ये नहीं कि अच्छा पढ़ लेंगे। जो आपका फिक्स टाइम है स्केड्यूल करें पहले, और उसके बाद उस फिक्स टाइम में फोर्सफुली अपने आप को फोर्स करें और डिसिप्लिन करें उसके अकॉर्डिंग, स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली। सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर ईच स्टडी पीरियड दैट हेल्प्स टू stay focused, so it is
easy to evaluate the progress. नंबर 3, स्टिक टू द प्लान. जो भी आपका प्लान है, ऐसा नहीं है कि आपने असाइनमेंट करनी है लेकिन वो मुश्किल है तो इसकी वजह से हमने नहीं करनी है, जो भी है आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करें, ऐसा नहीं करना. टैकल द डिफिकल्ट असाइनमेंट्स फर्स्ट. अगर आपको 3-4 असाइनमेंट्स मिली नहीं है, सबसे पहले आपने जो असाइनमेंट करनी है वो करनी है जो आपको सबसे मुश्किल लगती है, क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी एनर्जी अच्छी होती है. रिव्यू क्लास नोट्स. आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है असाइनमेंट बनाने से पहले आपने उसको रिव्यू लाजमी करना है. आस्क फॉर हेल्प. जो हो सकता है आपकी क्लास का कोई अच्छा बच्चा हो, CR GR या बहुत जो टॉपर है या कोई आपका फ्रेंड है जिसको आप समझते हैं कि वो अच्छा है आपसे स्टडीज़ में या आपको हेल्प कर सकता है, अच्छा नहीं भी है तो आपने हमेशा हेल्प लेनी है. टेक शॉर्ट ब्रेक्स. कॉन्टीन्यूसली पढ़ना, आपका जो दिमाग है वो आपकी कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा देर आपके कोई भी नॉलेज, तो आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए ब्रेक्स लें. लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि 2-2 घंटा ब्रेक ले ली, नहीं. 30 मिनट्स 15 मिनट्स बहुत होते हैं ब्रेक के लिए. प्लान ऑन रिव्यूइंग. आपने जब भी रिव्यू करना है उसको आपने प्लान करना. व्हाट हैज़ बीन कवर्ड इन क्लास टू आइडेंटिफाई व्हाट सब्जेक्ट मैटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसको आपने सबसे पहले करना है. मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी हैबिट्स में. देन बिफोर टेस्ट आपने स्लीप वेल, ईट हेल्दी. अराइवल आपका ऑन टाइम होना चाहिए, बल्कि उस टाइम से पहले होना चाहिए. एग्जामिनेशन हॉल में सिट वेयर यू विल बी कंफर्टेबल. ड्यूरिंग टेस्ट आपने क्या करना है, रीड ओवर द एग्जाम, आंसर द क्वेश्चंस, रिव्यू योर आंसर. एंड पे पूरा रिवाइज करें और सबसे पहले अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर है. आफ्टर टेस्ट आपने क्या करना है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि किस तरह की परफॉर्मेंस है. रिफ्लेक्ट ऑन योर ओवरऑल टेस्ट एंड एक्सपीरियंस. मेक अ प्लान फॉर द फ्यूचर टेस्ट. क्योंकि हम हमेशा जो भी गलती करते हैं अगर हम उसको रेक्टिफाई उसी टाइम पे कर रहे हैं तो हमें हमेशा ज़िंदगी में याद रहती है, और अगर हम रेक्टिफाई नहीं करते तो हमें उसका आइडिया ही नहीं होता कि हमने कौन सी क्या मिस्टेक की है. तो ये आज का टॉपिक था. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखें. अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है इन डिस्कशन रूम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.